स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल सिविल सर्विस जेनेसिस पे, जहाँ पे हम लोग पीवाईक्यू के थ्रू सारे सिलेबस का रिवीजन करने वाले हैं। मेनली यूपी पीसीएस, बीपीएससी और आरओ एंड यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज होंगे उनके हम लोग रिवीजन करेंगे। तो ये मेनली डेडिकेटेड है यूपी पीसीएस और आरओ और बीपीएससी एग्ज़ाम जो अभी 2 महीने में दिसंबर के करीब होने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ पॉलिटी के पीवाईक्यूज़ में आज हम मेनली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से बनी थी, कौन मेंबर्स थे, किस तरीके से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर बात करें तो ये एक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट से, पिट्स इंडिया एक्ट से, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833, 1935 एक्ट, इनसे क्वेश्चन पूछे गए और ये लगभग एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे होता ही होता है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो ट्रेड इन इंडिया में कब एबॉलिश की गई थी। तो इसका आंसर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 होगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली और ट्रेड इन इंडिया ख़त्म करने का मतलब क्या है कि मतलब अब इंडियन ट्रेड जो है वो सारे ब्रिटिश मर्चेंट के लिए खोल दिया गया है। हालांकि इसमें एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी पूछे कि और कि मोनोपोली, लेकिन ये जो है ट्रेड इन इंडिया में जो थी, ट्रेड इन इंडिया में तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी, बट दो चीज़ों में अभी भी मोनोपोली उनकी थी। एक ट्रेड इन टी और दूसरा था ट्रेड विद चाइना। तो ये जो चीज़ थी, ये अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी इस पर। अब ये जो मोनोपोली थी इसको ख़त्म किया गया था चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर ट्रेड विद चाइना या ट्रेड इन टी पे मोनोपोली पूछे कि कब ख़त्म कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू ख़त्म की थी। और ट्रेड इन इंडिया की जब बात करें तो चार्टर एक्ट 1813, ये हम ध्यान में रखेंगे। तो अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, भाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। अब डिस्कस द बजट की बात आ रही है, तो डिस्कस द बजट, अगर देखिए एक्ट के क्वेश्चन जो भी हैं इनके प्रोविज़न स्पेसिफिक हैं, तो ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, ना ही कोई ट्रिक है। बट हाँ, पढ़ते पढ़ते कुछ ट्रिक, कुछ लॉजिक आ जाते हैं। तो वो क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि वो किस तरीके से लॉजिक हम लगा सकते हैं, किस तरीके से ट्रिक वो कर सकते हैं, किस तरीके के प्रीवियस क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करने में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। तो यहाँ पे क्या है कि इसका आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। और इसका एक मतलब वो कर सकते हैं कि जैसे जब आईएनसी गठित हुई थी 1885 में, तो यहाँ पे इन लोगों ने डिमांड किया, जो मॉडरेट सेक्शन था आईएनसी का, ये डिमांड थी। तो 1892 में ये चीज़ उन्हें पावर टू डिस्कस जो बजट है वो दे दी गई थी। हालांकि इसमें अभी भी डिस्कस कर सकते थे बजट और इसके साथ, लेकिन जब बात हो कि रिजोल्यूशन बजट पे ले आ सकते हैं कि नहीं, तो रिजोल्यूशन ऑन बजट कब, ये आगे वाले एक्ट 1909, इसके बाद 1892 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 था। तो इसमें ये रिजोल्यूशन, और इसमें 1892 के थ्रू, और इसमें ये भी नहीं था कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव थे उनसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का भी जो प्रोविज़न था ये भी 1909 के ही थ्रू हुआ था। अच्छा, एक चीज़ और है कि अब जैसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कभी किसी एग्जाम में कि क्वेश्चन आवर हम लोग सुनते रहते हैं पार्लियामेंट में कि क्वेश्चन आवर चल रहा है, तो क्वेश्चन आवर की शुरुआत भी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के थ्रू ही। तो उसमें बट इस क्वेश्चन आवर में यहाँ पे क्या करते थे कि यहाँ पे बस एग्जीक्यूटिव से एक क्वेश्चन पूछ सकते थे, उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड नहीं था। ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड हुआ, मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब कि उन्होंने, एग्जीक्यूटिव ने कोई जवाब दिया तो दूसरा जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो क्या करेगा कि दोबारा उस पर कोई और क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ये वाली जो पावर है वो 1909 के थ्रू हुई थी। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोविजन वाज मेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो ये हम देखेंगे
अब इसमें आती है बात, दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन होता है कि फेडरल कोर्ट की, और एक क्वेश्चन बनता है सुप्रीम कोर्ट पे। तो ये क्वेश्चन है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट पे, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, जिसमें इस सुप्रीम कोर्ट, और वो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। तो इसमें क्या थे, एक सीजीआई थे और इनके अलावा तीन और अदर जजेस थे, 3 अदर जजेस थे। तो और ये जो सीजीआई थे इनका नाम एलिजा इम्पे। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे कि इन सीजीआई का नाम, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये हम ध्यान रखेंगे इनका नाम एलिजा इम्पे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सीजीआई इनके कौन थे, सीजीआई का नाम क्या था। और जब फेडरल कोर्ट पूछे, तो फेडरल कोर्ट की जब भी बात आती है फेडरल कोर्ट की, तो इसमें ये एक्ट ऑफ 1935 के थ्रू हुआ था फेडरल कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम, जल्दीबाजी में कभी कभार मिस हो जाता है सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का ये हम ध्यान रखेंगे कि किससे हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सीजीआई कौन था? सर एलिजा इम्पे। बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अब क्वेश्चन में पढ़ते टाइम कभी कभार जल्दीबाजी में क्या होता है कि हम ये मिस कर जाते हैं कि पूछ क्या रहा है, करेक्ट या इनकरेक्ट। तो ये हमारा, ये जो चीज़ है इसको हम हाईलाइट कर लेंगे कि करेक्ट। तो पहली चीज़ तो ये है। अब देखते हैं क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पिछला क्वेश्चन यही था, तो वहाँ से हमें पता है। अभी तो हम लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये पता है, बट देखिए कि पीवाईक्यू को किस तरीके से क्वेश्चन में यूज़ होता रहता है। तो इसीलिए पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस यही है, और हमारा भी पर्पज़ यही है कि कम से कम ये पीवाईक्यूज़ के थ्रू इन इम्पॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं एक्ट के, वो रिवाइज करा लीजिए जा सके। तो आप लोगों को बस यही करना है कि ये वीडियो एक बार चाहे जिस स्पीड में आप देखना, बस आपको अपनी आंखों के सामने से इसे देख लेना है, कि ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और क्वेश्चन की एक तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाए, और किन बातों पे मतलब एक एप्टीट्यूड जनरेट कर सकते हैं कि किस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प भी आपको मिलेगी। अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये स्टेटमेंट आपने अभी देखा तो वो सही है। अब इसमें ले मास्टर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। तो मैंने जैसे पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि चीफ जस्टिस ऑफ दिस, तो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया ही था कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन है। फर्स्ट चीफ जस्टिस यहाँ पे थे सर एलिजा इम्पे। कौन था? तो ये गलत हो गया। अब अगर मान लीजिए अभी तो हमने वो क्वेश्चन किया, हमें आज याद है कि सर एलिजा थे, बट अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर हम वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में आ गया ऐसा क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे? तो वहाँ पे तो याद रहना या नहीं रहना, प्रेशर में इंसान को याद भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी है कि अगर पर्टिकुलर पर्सन ही काफ़ी फैक्चुअल है और नाम फर्स्ट चीफ जस्टिस का, तो ये हम लोग एक रिस्क ले सकते हैं कि ये इतना फैक्चुअल क्वेश्चन है तो शायद ये गलत है। और जैसा कि अभी हम लोग को पता, तो हालांकि अब आगे के लिए हम हमेशा इसे याद रखेंगे कि कौन है इसका, सर एलिजा इम्पे। ये चीज़ हम ध्यान दें। तो इस हिसाब से अब इसका आंसर कौन हुआ? 1 ओनली। अब तो ये चीज़ हम ध्यान रखते रहेंगे, और किस तरीके से पीवाईक्यू के ही क्वेश्चन को अगले साल के क्वेश्चंस में फ्रेम कर दिया था स्टेटमेंट के रूप में। इस चीज़ों का भी हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वो क्वेश्चन आएगा नहीं, वो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते रहेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है और पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस क्या है। अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। अभी हम बात कर रहे थे ना कि फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो हमेशा क्वेश्चन ये आता है कि अब जल्दीबाजी में क्या होता है कि हम याद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का याद रहता है कि सुप्रीम कोर्ट बाई 1773 के एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन जब फेडरल कोर्ट पूछता है, फेडरल कोर्ट, ये इसका प्रोविज़न हुआ था एक्ट ऑफ 1935, और एक्ट ऑफ ये कौन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, गवर्नमेंट। बट इसका इस्टेब्लिशमेंट पूछे, इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज क्रिएटेड नॉट इस्टेब्लिशमेंट, ईयर नहीं पूछा है। तो ये इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1937। प्रपोज इससे किया गया था 1935, बट इस्टेब्लिशमेंट 1937 में हुआ था। ये बात हम ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड, तो अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ये तो है नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ये भी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ, तो क्वेश्चन क्या है, आंसर इसका क्या है, सही आंसर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। और
ये हम ध्यान रखेंगे। जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट का 1861, तो इसका मेन जो 1861 में क्या हुआ था कि जैसा कि हम लोग अभी वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि एक्ट ऑफ 1861 में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई आई थी तो वो थी कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, वो भी किसको दी गई थी? वायसराय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई थी। और पहली बार रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का इस लॉ मेकिंग प्रोसेस में, मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस में हम क्या किए कि इंडियंस को एसोसिएट करना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया था। तो ये रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की शुरुआत भी थी। तो पोर्टफोलियो, और इसी के साथ पोर्टफोलियो सिस्टम की भी स्टार्ट हुआ था इसके थ्रू 1861 में। 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए फेमस है। ये हम चीज़ें ध्यान रखेंगे आने वाले क्वेश्चन में, या कभी भी इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो होते हैं किसी भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 में क्या हुआ था कि डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी। कहाँ पे? प्रोविंस में डायरकी। और डायरकी का मीनिंग हम आगे समझेंगे कि डायरकी का मीनिंग क्या है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। जैसे अब इसमें देखिए, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग है। इस्टेब्लिश की बात हो रही है, क्रिएशन की बात नहीं हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ रखेंगे, क्रिएशन और इस्टेब्लिशमेंट। क्रिएशन यानी कि प्रपोज किया गया था। किससे किया गया था? 1935 के एक्ट से, 1935 के। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? उसके 2 साल बाद हुआ, 1937 में हुआ था। ये चीज़ हम ध्यान रखें। तो इन्हीं सब बातों का, छोटे छोटे कीवर्ड्स जो है उन्हीं चीज़ों पे हमें फोकस करना है। नहीं तो क्या होता है क्वेश्चन में, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेशर होता है ना कि ये कीवर्ड्स पे ध्यान नहीं जाता। तो क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हमें हर कीवर्ड्स पे ध्यान देते हुए चलना है कि क्या पूछा गया। क्रिएशन पूछा है, अगर फेडरल कोर्ट की क्रिएशन किस एक्ट के अंदर हुआ, तो क्या सीधा जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अगर पूछा कि किस साल इस्टेब्लिश किया गया था, प्रपोज 1935 एक्ट के थ्रू, बट इस्टेब्लिशमेंट 1937 के। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए मैच करने का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आते रहते हैं, मैं द फॉलोइंग। और इसमें हम किस तरीके से अपने प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे वो भी हम देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, किसके तक? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। चलिए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अभी हम लोगों ने देखा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसके थ्रू था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल किससे हुआ था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, 2 चीज़ थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये दोनों जो चीज़ थी, ये जब भी आया तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि पिट्स इंडिया एक्ट, ये क्वेश्चन आता रहता है कि किसके थ्रू ये वो हुआ था 1784 में। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, की जो सिस्टम था, इसको हम लोग डबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करता था? कॉमर्शियल अफेयर को मैनेज करता था। तो एक ही कंट्री में 2 तरीके की गवर्नेंस सिस्टम थी। एक क्या कॉमर्शियल अफेयर देखती थी, कौन? डायरेक्टर क्या है, यानी डायरेक्टर कंपनी का होता है, तो कॉमर्शियल अफेयर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनको कंट्रोल करना है, तो पॉलिटिकल अफेयर्स। तो ये बस ध्यान देने के लिए है चीज़ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये देख लिया हमने कि ये ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। परमिशन ऑफ इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया। अब देखिए, इसमें जब चार्टर एक्ट 1813 हम लोग क्वेश्चन आ गया तो उसमें कई प्रोविजंस हैं। तो चार्टर एक्ट 1813 पे उनका फोकस है, तो चार्टर एक्ट 1813 के प्रोविजंस हमें पता होने चाहिए। तो यही चार्टर एक्ट 1813 के ही थ्रू पहली बार इन्हें मिशनरीज को अलाउ किया गया था कि आप इंडिया में एंटर, मतलब इनलाइटन पीपल को इनलाइटन करने के लिए वो आ सकते हैं। तो ये हुआ था इंग्लिश मिशनरीज, परमिशन टू इंग्लिश टू वर्क इन इंडिया, ये चार्टर एक्ट 1813 के हुआ। अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, तो लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल काउंसिल में कब किया गया था? चार्टर एक्ट 1813। अच्छा, हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन अगर हमें ये सी और डी ऑप्शन ना पता होता तो हम कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ए भी तो हमने देखा कि किस तरीके से PYQ का जो हम लोगों ने अभी मतलब जो डिस्कस किया पहले इसके क्वेश्चन, तो उसके थ्रू हमें ये पता था कि सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट, रेगुलेटिंग एक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, पिट इंडिया एक्ट। तो अब इसमें देखें ए और बी का, ए का 2 है, बी का 1 है, ए का 2 और बी का 1।
अब इस ऐसे ऑप्शन हम जो ढूंढेंगे A2 B1। अब देखिए ना 2 1 कहीं है ही नहीं, तो सीधा आंसर इसका अगर हमें C D ऑप्शन नहीं पता होता तो आंसर इसका B ही होता। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन रख सकते हैं, याद मतलब कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ अब हम ध्यान रखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्ट, इट्स इंडिया एक्ट, सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट, रेगुलेटिंग एक्ट, फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट 1935 एक्ट, इंग्लिश मिशनरीज को कब अलाउ किया गया था इंडिया में वर्क करने के लिए, चार्टर एक्ट 1813। और इसी के साथ 1813 से और कौन सा क्वेश्चन हमने किया था कि ट्रेड इन इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है ट्रेड इन इंडिया वो खत्म कर दी किससे, चार्टर एक्ट 1830। लेकिन ट्रेड विद टी ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना 1833 के एक्ट से। लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, चार्टर एक्ट 1833 से। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, इसको बार बार बोलते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे ताकि ये चीज़ हमें याद हो जाए। और बार बार ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन के थ्रू या कंसेप्ट के थ्रू या पॉलिटी के लिए लगभग लोग लक्ष्मीकांत फॉलो करते हैं, तो उनमें हम लोग हाईलाइट कर लेंगे इन सब पॉइंट्स को, तो रिवीजन करने में भी हमें मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायआर्की। तो पहले तो हम ये जान लें कि डायआर्की होती क्या। तो डायआर्की का क्या मतलब होता है ना, डायआर्की मतलब डाई और मतलब ये समझ लीजिए कि डायआर्की का मतलब है कि जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आज हम लोग सुनते हैं कि स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट है ना शेड्यूल 7 में। तो उस टाइम क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। पहले तो ये भी क्वेश्चन होता है कि डायआर्की इंट्रोड्यूस कब की गई थी, तो डायआर्की इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो इसमें क्या हुआ था, पहली बात तो पहले सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग किया गया था। अब क्या हुआ था, जैसे हम देखेंगे इसको इस तरीके से कि जो सब्जेक्ट्स थे ये पहले डिवाइड कर दिए गए थे सेंट्रल में और प्रोविंशियल में। फर्दर क्या हुआ कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था और एक रिजर्व सब्जेक्ट था। तो ये जो 2 डिवीज़न हुआ था प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स का 2 पार्ट में, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट, इसको हम लोग कहते हैं डायआर्की, डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट। तो इस हिसाब से अब हम ऑप्शन को देखेंगे कि इससे मिलता जुलता हमारा ऑप्शन कौन सा है। तो अगर पहला ऑप्शन अगर हम देखें कि डिवीज़न ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस, तो ये तो भाई सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बाईकैमरलिज्म। हालांकि ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ही थ्रू हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट ये भी इसमें नहीं था। डायआर्की का मतलब ये नहीं होता, डायआर्की का मतलब अभी जैसे मैंने बताया कि डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट, जो कि किसको की वो की गई थी, प्रोविंसेस को, या सेंट्रल, मतलब बाद में 1935 एक्ट के थ्रू सेंट्रल सब्जेक्ट का भी डिवीज़न हो गया था। सेंटर में वो डायआर्की इंट्रोड्यूस की गई थी, और डायआर्की का मेन मतलब है डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन उसमें ये भी बनता है कि डायआर्की प्रोविंस में और डायआर्की सेंटर पे, तो यहाँ पे वो आगे हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन। फिलहाल अभी डायआर्की पे फोकस करते हैं कि डायआर्की यानी डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेडिकेटेड टू द प्रोविंस इनटू द 2 कैटेगरीज। विच 2 कैटेगरी, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट में भी कभी कभार पूछता है कि जो रिजर्व सब्जेक्ट था वो कौन एडमिनिस्टर करता था। तो हमेशा ये देखें, रिजर्व सब्जेक्ट हमेशा गवर्नर ही एडमिनिस्टर करता था, एंड विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। बट ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो थे वो एडमिनिस्टर्ड बाई गवर्नर ही होता था, बट विद द एड ऑफ मिनिस्टर वो करता था, और वो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। बट जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, गवर्नर की मतलब डिस्क्रिप्शन पे, इस तरीके से मान लीजिए ऐसा था। डायआर्की का मतलब डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेडिकेटेड टू द प्रोविंस इनटू द 2 कैटेगरीज, ये ध्यान हम रखेंगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डायआर्की वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। अब ये चीज़ मैंने बताया कि एट सेंट्रल लेवल। अब इसमें 2 तरीके क्वेश्चन पूछते हैं कि डायआर्की, पहले तो आपने ये देखिए कि डायआर्की होती क्या है, डायआर्की एट सेंट्रल लेवल एंड एट प्रोविंस लेवल। तो एट सेंट्रल लेवल जब भी पूछे तो एट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू हुआ था, और एट प्रोविंस लेवल कब हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू हुआ था। तो ये चीज़ हम ध्यान रखें कि डायआर्की अगर इंट्रोडक्शन की बात चल रही है तो वो कौन से लेवल पे बात चल रही है, तो एट सेंट्रल लेवल। तो मेन फोकस यहाँ पे हमारा सेंट्रल लेवल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, डायआर्की एक्ट प्रोविंस, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 डायआर्की एक्ट सेंट्रल लेवल। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे।
नहीं तो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में वो कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो पहले अगर याद ना है तो ये समझ लीजिए कि पहले प्रोविंस में डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी और वो 1919 से शुरुआत हुई थी, फिर सेंट्रल लेवल पे 1935 में, और 1935 में क्या हुआ, प्रोविंस में ऑटोनॉमी दे दी गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट अप द डायरकी सिस्टम एट सेंट्रल। फिर से वही क्वेश्चन है, एट सेंट्रल लेवल, तो इसका आंसर सीधा होगा क्या। लेकिन अगर याद करिए कि अगर प्रोविंस पे पूछता तो क्या होता है, एट प्रोविंस 1919 के एक्ट से, ये हुआ एट सेंट्रल लेवल। तो ये चीज़, और डायरकी होती क्या है, डायरकी कुछ नहीं है, डायरकी का सीधा मतलब डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट। जो भी अगर सेंट्रल लेवल पे जो भी सब्जेक्ट है उनका दो पार्ट में डिवीज़न, डाई यानी टू, और वही अगर प्रोविंस लेवल पे दो सब्जेक्ट का डिवीज़न है, जो प्रोविंसेस को सब्जेक्ट दिए गए उसमें अगर डिवीज़न है तो वो है कौन, उसी को कहते हैं हम लोग डायरकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। देख, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया, द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विद। हम लोग जब एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि उसमें देखिए हर एक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न ऐसे हैं कि जो मतलब उस एक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कुछ ऐसे चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से वो एक्ट कुछ ज़्यादा फेमस है। तो जैसे एक्ट ऑफ 1909 का ना, 1909 में सबसे बड़ी चीज़ हुई थी, क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ था। तो हमेशा 1909 को इसीलिए याद रखते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट। अच्छा, अब कुछ लोगों को ये डाउट आएगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, तो इसको हम शॉर्ट में यही कहेंगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि जो भी मुस्लिम मेंबर्स होंगे, जो भी मुस्लिम मेंबर होंगे वो केवल मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही चुने जाएंगे। और ये सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, फॉर मुस्लिम्स। ये हम हमेशा ध्यान रखेंगे, फॉर मुस्लिम्स। हालांकि इसे बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के थ्रू इसे और लोगों के भी एक्सटेंड किया गया था अभी, लेकिन 1909 में ये मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। और सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब है कि जो भी मेंबर होंगे मुस्लिम मेंबर, वो केवल मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही चुने जाएंगे। अब और डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था 1833 के एक्ट से। डायरकी अगर पूछा, डायरकी का मीनिंग पता है। अगर प्रोविंस पूछा तो क्या होगा, 1919 के एक्ट। अगर सेंट्रल लेवल पूछा तो क्या होगा आंसर, 1935 एक्ट। तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। तो एक्ट ऑफ 1909 किससे रिलेटेड है, सेपरेट इलेक्टोरेट से, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब देखिए, अभी तक एक स्टेटमेंट पूछ रहा था, अब इम्पोर्टेंट मतलब अब कई स्टेटमेंट पूछ दिया और उसका प्रिंसिपल उसमें पूछ रहा है कि पर्टिकुलर एक्ट के कौन कौन से फीचर हैं। तो अब देखते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस। यही बात हम तब से लगातार कह रहे हैं कि किस पे पूछ रहा है, प्रोविंस पे डायरकी एट प्रोविंस और डायरकी एट सेंट्रल लेवल। तो डायरकी एट प्रोविंस मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। तो एलिमिनेट करने का भी हम कोशिश करते हैं, 1 तो ये ऑप्शन तो हमारा बी ऑप्शन तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि उसमें 1 है नहीं, 1 हमारा कन्फर्म। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे किसके लिए पूछ रहा है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। तो पहली बार वो कब हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो ये चीज़ अभी हमने क्वेश्चन में देखा, ये 1909 से है, तो ऑप्शन 2 तो गलत हो गया। तो ऑप्शन 2 गलत हो गया, ये चीज़ ऑप्शन बी तो हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके थे, ऑप्शन 2 गलत हो गया, तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा थर्ड ऑप्शन, नहीं तो थर्ड ऑप्शन अगर सही होगा तो सी होगा आंसर, नहीं तो 1 होने वाला है। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस। अब ये क्या पूछा, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर, तो इसका मतलब क्या है, अभी वही दूसरी भाषा में पूछा था, दूसरे लैंग्वेज में, वहाँ पे पूछ दिया डायरकी इंट्रोड्यूस की पूछा था। तो अब प्रोविंस में कब, अब यही चीज़ है, ये जो चीज़ें देखिए, ये और ये डायरकी, हालांकि डायरकी क्या है कि जो प्रोविंसेस को सब्जेक्ट दिए गए थे। तो भाई देखिए ना, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस, जब तक ये लेजिस्लेटिव अथॉरिटी प्रोविंस को दी नहीं जाएगी तब तक तो डायरकी का सवाल ही नहीं बनता है। तो अगर कॉमन सेंस भी हम अप्लाई करें कि ये चीज़ पहले, ये तो प्री रिक्विजिट है डायरकी के लिए, पहले तो सब्जेक्ट तो ट्रांसफ़र किया जाए प्रोविंस को, तब तो डायरकी वो इंट्रोड्यूस होगी, उसका डिवीज़न होगा। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, तो इसका आंसर सी हुआ। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट से, जैसे इसमें पूछा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट तो सेपरेट इलेक्टोरेट से रिलेटेड एक प्रोविज़न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 में। इस प्रोविज़न क्या हुआ था कि ये जो 1909 में जो इलेक्टोरेट था, सेपरेट इलेक्टोरेट,
ये केवल मुस्लिम्स तक था, केवल मुस्लिम्स का था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ था कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये एक्सटेंड किया गया था, ये एक्सटेंड किया गया था। और किसको किसको दिया गया था? सिख्स को, सिख, यूरोपियंस और क्रिश्चियंस को, इसके साथ एंग्लो इंडियंस को। तो यहाँ पे ये प्रोविज़न एक्सटेंड की गई थी गवर्नमेंट ऑफ। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का जब भी क्वेश्चन है तो हम देखें कि वो मुस्लिम्स के लिए पूछ रहा है, सिख्स के लिए पूछ रहा है, या यूरोपियन, क्रिश्चियन या एंग्लो इंडियंस के लिए पूछ रहा है। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें 1909 से ही बनते हैं, क्योंकि वो पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविज़न आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के थ्रू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Montague Chelmsford Reform of 1919 recommended granting voting right to all the women above the age of 21। अब यहाँ पे कह रहा है कि टू ऑल द वुमेन। तो जो भी एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं ना तो उन्हें हम ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ेंगे ग्रांटिंग वोट राइट टू ऑल द वुमेन। अब क्या होता है कि ये ऑल शायद मिस हो जाए, तो ये हमेशा हम क्वेश्चन करते टाइम, क्योंकि क्वेश्चन में यही खेल होता है। अब ये कीवर्ड पे हम ध्यान देंगे। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से और ऑप्शन है, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की वुमेन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी हाल में ही यूपीएससी में भी आया हुआ था, और ये शायद यूपीएससी का ही, देखिए यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की वुमेन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू ये जब वो हुई थी रिजर्वेशन, तो ये इस टाइम क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी हो सकते हैं कि ये रिजर्वेशन टू वुमेन पहली बार उनको लेजिस्लेचर में दी गई थी, और वो कौन से एक्ट के थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये हमेशा हम ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ भी सकता है, क्योंकि अभी हमारी बिल पास हुई है रिजर्वेशन को वुमेन को लेजिस्लेचर में वो प्रोविज़न के लिए, तो शायद ये क्वेश्चन फिर से आने के चांसेस बन सकते हैं। और दूसरी चीज़, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अब ये देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट टू ऑल। तो देखिए ये तो कभी चीज़ थी ही नहीं कि सारे लोगों को इन्होंने दे दिया वोटिंग राइट, क्योंकि इनका ये हमेशा से था कि ये लोग क्या करते थे कि लिमिटेड फ्रेंचाइजी देते थे, और वो भी किस बेसिस पे? कहीं प्रॉपर्टी के बेसिस पे, कभी इनकम के बेसिस पे, कभी एजुकेशनल लेवल के बेसिस पे ये लोग वुमेन। तो ऑल द वुमेन को ये नहीं था, ये लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी। ठीक, लिमिटेड फ्रेंचाइजी मीन्स कि कोई एक ऐसी कंडीशन रख दो और वो जो कंडीशन जो फुलफिल करेगा वही वोट कर सकता है। तो इनमें क्या था? प्रॉपर्टी थी, इनकम लेवल था, एजुकेशनल लेवल था, ये सब चीज़ थी। अच्छा, 1935 एक्ट का जैसे ये रिजर्व सीट वुमेन को दी गई थी, इसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ था कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट, ये सेपरेट रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि और यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू ही हमारा क्या हुआ था, जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये इसका प्लेस एक्सटेंशन हुआ था। और ये किनको किनको दिया गया था? इसमें दिया गया था डिप्रेस्ड क्लास को। डिप्रेस्ड क्लास यानी शेड्यूल कास्ट SC, एंड वुमेन एंड लेबर्स को, वुमेन एंड लेबरर्स को। तो ये हम चीज़ ध्यान रखेंगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट, डिप्रेस्ड क्लास को, वुमेन को, लेबरर्स को 1935 एक्ट। तो इसका आंसर हुआ 2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडियन सिविल सर्विस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फिर से ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, और किसके रेफरेंस में? सिविल सर्विसेज के, इंडियन सिविल सर्विसेज के। देखते हैं क्या क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज विच वॉज टू बी हेल्ड इन इंडिया। क्या पूछा गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर विच पर्पज? इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, और वो भी कहाँ होगा? हेल्ड इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट अगर आपको याद हो पहली बार की जब 1854 में क्या हुआ था, 1853 के थ्रू जो ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया था सिविल सर्विसेज में, तो वो 1854 में जाके लागू किया गया, मेरिट बेस्ड। फिर बाद में ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया, तो इसमें एक सेपरेट एग्जामिनेशन का सिविल सर्विसेज के लिए, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए सेपरेट एग्जामिनेशन का प्रोविज़न किया गया। और वो एग्जामिनेशन पहले होता था लंदन में, लेकिन अब कहाँ होगा? इंडिया में होगा। तो पहले ये जब इंडिया में होना शुरू हुआ तो पहले इलाहाबाद में हुआ, फिर उसके बाद लेटर फेज में दिल्ली में होने लगा।
तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो उसमें पूछता है कि ओपन कंपटीशन या मेरिट बेस्ड कंपटीशन कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन सिविल सर्विसेज में, तो वो 1853 एक्ट के थ्रू 1854 में ये लागू किया गया था। और ये सेपरेट, लेकिन वो एग्ज़ाम होते थे लंदन में ही। अब लेकिन जब पहली बार वो कब इंडिया में हुआ, वो भी सेपरेट एग्ज़ाम इंडियन सिविल सर्विस के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के थ्रू हुआ था। अब सेकंड ऑप्शन है इन द इंडियन सिविल सर्विस इन 1941। अब बात हो रही है ना, ये प्रपोजल हुआ 1990 में, अब पूछ रहे हैं 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियंस वाज मोर एज कम्पेयर टू द यूरोपियन। तो 1919 से और 1941 में काफ़ी है, तो हालांकि परसेंटेज पूछा है, काफ़ी ब्रॉड फॉर्म में भी पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर नहीं भी पता हो तो ये रिस्क ले सकते हैं, यहाँ ब्रॉडली ये कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम पीरियड भी हो चुका था और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो रहे थे। तो इसमें कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि यूरोपियन से, तो भाई इंडियंस को यहाँ पे हो रहा है ये एग्ज़ाम, तो ये सर बेनिफिट होता है। तो ये स्टेटमेंट वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, ये स्टेटमेंट सही है। तो ये इसका आंसर हुआ बोथ 1 और 2। हालांकि ये RO का क्वेश्चन है, बट ये देखिए कि जिस तरीके के PCS में, मतलब UP PCS में या UPSC के क्वेश्चन है, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा क्वेश्चन ऑन टफर साइड है। तो ये चीज़ हम मतलब ये नहीं कह सकते कि इस एग्ज़ाम में ऐसा पूछा नहीं जा सकता, उस एग्ज़ाम में वो नहीं। भाई आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन की वेराइटीज़ तो सारी मार्केट में पहले से ही, तो उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन करके किसी क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए इस तरीके की परसेंटेज हुआ। तो जब भी ब्रॉड फॉर्म में अगर डेटा हो, कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक डेटा हो, तो उस पर हमेशा ये मानिए कि वो गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर आपको पता नहीं है तो अगर रिस्क लेना ही है तो वहाँ पर हम लोग ये रिस्क ले सकते हैं। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। अब यहाँ पे बात होती है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के प्रोविज़न बनाया जाए कि ऑटोक्रेटिक तरीके से रूल किया जा सके। तो उसमें ऐसा किस एक्ट के थ्रू हुआ था, तो इसमें आप लोग के जानकारी के लिए ये बता दें कि जैसे ये 1909 किसके लिए है, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1909, हमेशा याद रखिए सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो ये मेनली डायरकी एट प्रोविंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19, तो इसका आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। क्योंकि क्या हुआ था कि इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है प्रोविंस की, वो गवर्नर को दे दी गई थी, और जो सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी वो गवर्नर जनरल के, और ये किसके बिहाफ पे ये लोग थे, गवर्नर जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्रोविंस की देख रहे थे और गवर्नर जनरल जो सेंटर की देख रहे थे, ये क्राउन के बिहाफ पे देख रहे थे, तो इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। तो इसका आंसर है C। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाईकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया, बाईकैमरल का मतलब लेजिस्लेचर के टू हाउसेस, लोकसभा, आज लोकसभा राज्यसभा है, उस टाइम लोअर हाउस एंड अपर हाउस होता था। तो ये किसके कौन से एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसमें क्या होता था कि जो लेजिस्लेचर होती थी, तो उस टाइम इनको अपर 2 हाउसेस में वो डिवाइड किया गया था। अपर हाउस जिसको कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे। जो अपर हाउस है आज के डेट में ये राज्यसभा है, और जो लोअर हाउस है वो है इस टाइम लोकसभा। बट उस टाइम क्या होती थी, काउंसिल ऑफ स्टेट होती थी राज्यसभा। जो राज्यसभा आज के डेट में काउंसिल ऑफ स्टेट, और जो ये है लोकसभा, ये लोअर हाउस यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली इसको कहते थे। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं विच आर द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर। फिर से वही क्वेश्चन है। तो अब इसको क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू। अब इसमें तो 1961, 1970, 1950 पूछा है, आपने ये पढ़ा है 1919, तो वही सिंपल सी बात है कि जो एक्ट आपने पढ़ा है उसी में ये तो आइडिया होगा ही कि बाईकैमरल, तो 1919 इसका लगा के हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब यह क्वेश्चन क्या है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू, प्रेसिडेंट को बोला गया है टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ। अच्छा, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो एक तो एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट जो
1861 का है, वो उसने भी पहली बार ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी थी, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर उसने दी थी। लेकिन ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसको दी थी? वायसराय को, वायसराय को दी थी। अब वो भी किस सिचुएशन में? इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई थी वो वायसराय को दी गई थी। और किस सिचुएशन से डील करने के लिए? इमरजेंसी सिचुएशन। उसका टाइम पीरियड क्या होता था? मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ तक के लिए ये लागू कर सकते थे। बट यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट को कब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई थी। ये चीज़ हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है इसका आंसर। हाँ ठीक है, इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है। अब अगले क्वेश्चन, लेकिन जब ये ध्यान देंगे कि किसके लिए पूछा गया ऑर्डिनेंस में, ये प्रेसिडेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, वायसराय के लिए पूछा गया तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट वॉज द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। मतलब क्या बोला है कि फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक द सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। मतलब वो कब पहली बार ऐसा हुआ कि ये लोग अपने कंट्री को चलाने के लिए उसमें कुछ शेयर उनको एडमिनिस्ट्रेशन में मिला। तो ये चीज़ देखो, डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी, मतलब पहले एक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि पहले टॉप लेवल से ही पूरी गवर्नमेंट कंट्रोल की जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता था कि जैसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा वो देखती थी, तो अब यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया गया था कि अब इंडियंस को भी पार्टिसिपेशन दी जाए कि लोग अपने कंट्री में वो चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकें। तो इसका आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और, जैसे 1853 से पूछा है चार्टर एक्ट 1853, तो 1853 से रिलेटेड प्रोविजन पता है इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म पहले बार इससे इंट्रोड्यूस किया गया था। पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म वो ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन जिसमें लेजिस्लेचर जो होता है, लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव, जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो भी ये गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, ये दो अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन ये पार्ट होते हैं एक ही हाउस के। जैसे इंडियन हमारे लोकसभा से ही लोग क्या होते हैं, पार्लियामेंट से ही, लोकसभा से ही वही लोग मंत्री हैं और वही लोग क्या करते हैं, कानून भी बनाते हैं। तो मिनिस्टर जो होते हैं एग्जीक्यूटिव होते हैं, और जो इनका काम, और लेकिन यही मिनिस्टर लोग कानून बनाने में भी, लॉ बनाने में भी, एक्ट बनाने में भी रोल करते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पहली बार इंट्रोड्यूस किया था चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू। इसके थ्रू ही पहली बार ओपन कंपटीशन भी इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन सिविल सर्विस में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया था, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने लगे थे इंडियंस के, लेकिन अभी भी जो ये होता था एग्ज़ाम वो लंदन में ही होता था। इंडिया में कब होना स्टार्ट हुआ, तो ये चीज़ हम लोगों ने अभी डिस्कस की, कब से स्टार्ट हुआ याद आया नहीं? तो अच्छा, जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके ऑप्शन से भी रिलेटेड हम लोग अपने मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, ताकि चीज़ें याद रहें। तो इसी तरीके से हम जब भी आप लोग क्वेश्चन करिए तो हमेशा ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब क्वेश्चन करने के बाद हर ऑप्शन पे भी वो देखते रहिए कि ताकि आपको मतलब रिवीजन भी होता रहेगा, और एक मतलब रिकॉल जो करने का ये जो है ना तरीका, ये बहुत अच्छा है। मतलब रिकॉल करेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। तो ओपन कंपटीशन ये इंट्रोड्यूस किया गया था, बट अभी भी लंदन में था। पहली बार इंडियंस को इंडिया में कब हुआ ये इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू हुआ था। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में पहली बार ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछे और ओपन कंपटीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का आप लोगों को पता है, इसे और भी कहते हैं एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ से तो 1861 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसको दी गई थी, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसको दी गई थी याद है? वायसराय को दी गई थी। तो ऐसे ही हम लोग याद करते रहेंगे, PYQ का यूज़ करते रहेंगे और चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी। तो ये पूरी सीरीज़ का यही हमारा मेन एम भी है
कि चीज़ें मतलब रिकॉल हो जाएं जल्दी जल्दी। हालांकि थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर देखते हुए आगे निकलेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और फिर रिवीजन के लिए, रिवीजन का मतलब आंखों से मतलब आपके सामने से वो पॉइंट्स निकल जाएं। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच आर द फॉलोइंग प्लान। अब ये पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो पहली बार कब आपको क्वेश्चन कर रहे थे कि डायआर्की पहली बार कब इंट्रोड्यूस की गई? प्रोविंस में। तो डायआर्की इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या हुआ था कि सब्जेक्ट का डिवीजन हुआ था, किसके बीच? सेंटर और स्टेट के बीच वो डिवीजन हुआ था। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके उसमें उस टाइप पे उसमें कब हुआ था? तो ये चीज़ हम देखेंगे कि ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू हुआ था। क्योंकि कई मतलब इसको माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मेजर सोर्स रहा है हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजंस हैं। और ये देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन, यूपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन ऐसा कहते हैं कि वन लाइनर या इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है भाई, क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप लोग मतलब क्वेश्चन पे न फोकस करके चीज़ों पे फोकस करिए, क्योंकि यही क्वेश्चन अगली बार शायद दूसरे फॉर्म में आ सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फेडरल सिस्टम एंड डायआर्की एट सेंटर। ये चीज़ हम ध्यान रखें, कहाँ पे डायआर्की एट सेंटर पूछा है? फेडरल। देखिए फेडरेशन से रिलेटेड अगर कुछ भी है तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि फेडरेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न हुए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू है। और फेडरल कोड पूछा, जैसे कि फेडरल कोड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका? 1937 में हुआ था। तो डायआर्की एट सेंटर पूछा है, डायआर्की एट सेंटर कब हुआ? एक्ट ऑफ 1913। एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू क्या हुआ था? डायआर्की एट प्रोविंस। ये चीज़ हम ध्यान रखते रहेंगे, बार बार रिकॉल करते रहेंगे, इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है। डायआर्की एट सेंटर, डायआर्की एट प्रोविंस, फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कब, कैसे, किस एक्ट के थ्रू, ये सब चीज़ों पे ये हमें ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है देखिए द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। अभी हमने बात की फेडरेशन से रिलेटेड जब भी कोई बात हो सीधा आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। फेडरेशन हो, फेडरल कोर्ट हो, डायआर्की एट सेंटर है, वो 1935 एक्ट के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर फेडरल पॉलिटी। फिर से पूछा फेडरल पॉलिटी, तो फेडरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, सीधा आंसर इसका क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन है इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड अंडर इंडिया। अब देखिए क्वेश्चन किसी को कैसे पूछता है, इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर पता है? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स जैसे अगर सब्जेक्ट का डिवीजन हुआ तो मान लीजिए अगर 5 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट सेंटर को दे दी गई और 2 सब्जेक्ट प्रोविंसेस को, तो एक सब्जेक्ट बचा वो किसी को एलोकेट नहीं हुआ, तो वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है, मतलब जो छूट गया था। तो उस पर अब ये पूछ रहा है कि उस ऐसे सब्जेक्ट पे किसकी पावर थी। तो पहली बात तो कि ये 1935 के थ्रू ये फेडरेशन का वो हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ इस टाइम पे ये जो थे गवर्नर जनरल के, क्योंकि गवर्नर जनरल ये उस टाइम पूरा गवर्नमेंट देखते थे उनके किसके बिहाफ पे? क्राउन के बिहाफ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कि वहाँ ब्रिटेन से सारा यहाँ पे देखती थी, तो वो गवर्नर जनरल ही इसे वो करते थे। रेसिड्यूरी पावर उन्हीं के पास थी। तो देख लिया हमने कि रेसिड्यूरी पावर किसके पास है? गवर्नर जनरल के पास। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ी स्पीड हम लोग को तेज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो वीडियो की लेंथ जो होगी वो लंबी हो जाएगी और आप लोगों को भी रिविज़न करने में और क्वेश्चन कम कवर होंगे। तो हमारा प्रयास क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराया जा सके, जिससे कि रिविज़न तेज हो। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फिर से क्वेश्चन है इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 रेसिड्यूरी पावर वर गिवन टू द किसको? गवर्नर जनरल को। अभी हमने देखा, देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं, कभी इस एग्जाम में पूछ लिया, कभी उस एग्जाम में पूछ लिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एंड, यही मैं कह रहा हूँ कीवर्ड्स पे हमेशा देंगे, क्या पूछ रहा है, करेक्ट इनकरेक्ट, कि कौन सा सही है। अब इसमें पूछा नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट कंस्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 किस बेसिस पे? एज मतलब अब ये सीधे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का प्रोविज़न नहीं है।
इतना लंबा क्वेश्चन पूछने में बस एक ही चीज़ है कि अब हमें ये ध्यान देनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये प्रोविज़न नहीं था। पहला है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई तो हमारी डिमांड ही यही होती थी कि हमें वो पावर दी जाए, तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का इससे तो नहीं था। तो अगर ये क्वेश्चन कि नॉट एन इम्पॉर्टेंट, तो ये चीज़ हो गई। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये थी। एनविसेजिंग ए स्कीम ऑफ फेडरेशन, तो स्कीम ऑफ फेडरेशन तो ये हमने देखा है किसके थ्रू, 1930। नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर टू द लेजिस्लेचर, ये भी सही है। तो अब उसने पूछा कि नॉट एन इम्पॉर्टेंट और परमानेंट फीचर, तो ये चीज़ हम लोगों ने देख ली कि इसका आंसर ए होगा। अब पढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ और हम थोड़ा स्पीड तेज करेंगे। वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ सैलिएंट फीचर, फिर से देखिए इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ही पूछा है, बट कौन सा इसका प्रोविजन नहीं है। अब देखते हैं, एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन, ये सही स्टेटमेंट है, ये सही है। रेसिडेंटरी सब्जेक्ट किसको, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को बोला। अभी हमने वो किया गया था कि रेसिडेंटरी सब्जेक्ट किसको वो किया था, गवर्नर जनरल, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो यहाँ पे 1935 में दो चीज़ थी कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई थी और सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी, ये सही है। इट एबॉलिश डायरकी, देखिए इट एबॉलिश डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस इट सेंटर, वही भी हम बात करते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब मिलेगी, जब डायरकी एबॉलिश कर दी गई और इनको पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दे दी गई। या आप अपने सब्जेक्ट पे जैसे लिस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से। आगे क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट देखिए 1935 एक्ट से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे करंट कॉन्स्टिट्यूशन का। कई ऐसे प्रोविज़न है जहाँ जो यहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अभी वही बात हो रही थी कि 1935 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये मेन सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। इट गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया, ये तो है ही नहीं भाई। इट एनविसेज द पार्टीशन, ऐसा भी नहीं है। एबॉलिश द नेटिव स्टेट, ऐसा भी नहीं है। तो इसका सीधा आंसर है क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये मेन सोर्स रहा है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, जो करंट फॉर्म में है अभी। अब दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। देखिए ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, बट इसको हम लोग डायरेक्ट ये देखते हैं कि इसका आंसर है सी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू ही इसे वो किया गया था, बर्मा को हमारे मतलब इंडिया से अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मेनी प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन द इलेक्शन ऑफ द ईयर 1937। तो भाई 11 प्रोविंसेस में ये हुए थे। इलेक्शन की अगर बात पूछे, इलेक्शन हुए कहाँ थे, तो 11 प्रोविंसेस में हुए थे। बट पूछा क्या है कि कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म हुई थी कांग्रेस मिनिस्ट्री कहाँ फॉर्म हुई थी, तो ये चीज़ है इन 1937 के इलेक्शन में। तो भाई इसका आंसर होगा 8, लेकिन ऑप्शन में देखिए 11 है, 9 है, 6 है, 3 है। तो ये डिस्प्यूटेड, मतलब ये ऑप्शन में था नहीं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है 8। तो ये हम रखेंगे ध्यान कि कांग्रेस मिनिस्ट्री जब 1937 के इलेक्शन का जो हुआ था वो 8 प्रोविंसेस में हमारी कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रपोजल है बस, फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज मेड बाई। तो इसका देखिए साइमन कमीशन, इससे रिलेटेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ऐसा इसमें नहीं था। ये इसका आंसर है क्रिप्स मिशन। और हम आगे इसको, अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, नहीं तो हम क्रिप्स मिशन हुआ, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, साइमन कमीशन का क्या, क्यों साइमन कमीशन आई थी, क्यों इसका रोल क्या था, क्या इसके प्रोविजन थे, क्या इससे रिलेटेड इशूज़ थे, वो डिस्कस करेंगे। बट अभी हमारा ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इल्बर्टविल इन रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज टू ब्रिंग, अब देखते हैं, टू ब्रिंग इंडियन एंड यूरोपियन इक्वल स्टेटस एज फार एज द पीनल jurisdiction of court was concerned, to put a strict restriction on the local police because they are considered anti-colonial ruler, to conduct administrative service exam in India, to amend the Arms Act। देखिए ना आर्म्स एक्ट से रिलेटेड था, ना ही एग्जाम से रिलेटेड था, ना ही लोकल प्रेस से रिलेटेड था, कोई किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन। ये था रिपन जो थे वायसराय जो थे 1880 से लेके 1884 में, तो इन्होंने ये लाया था कि उस टाइम तक क्या प्रोविज़न था कि जो इंडियन जजेस होते थे वो यूरोपियन
सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं, यूरोपियन कम्युनिटी के लोग जो होते हैं उनके उनसे रिलेटेड कोई अगर क्रिमिनल केस है तो उसमें वहाँ पे वो प्रिसाइड नहीं करते थे। तो रिपन ने इसी के लिए वो इल्बर्ट बिल लाई थी ताकि इंडियंस को यूरोपियन के इक्वल स्टेटस में रखा जाए एज फार एज द पीनल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट वाज कंसर्न। तो ये हम चीज़ ध्यान रखेंगे। इल्बर्ट बिल लाया कौन था? रिपन ने। इसलिए इंडियन और यूरोपियन को इक्वल स्टेटस, और किस कहाँ पे? कोर्ट में। कोर्ट में ये जजेस थे, जजेस को इक्वल स्टेटस देने की बात हुई थी। अब क्वेश्चन है, एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर्स एंड सीट इन ईच प्रोविंस, वन रिप्रेजेंटेटिव वाज इन द रेशियो टू विच ऑफ द इन रेशियो टू विच पॉपुलेशन। अब पूछा है कि मतलब कि कोई मतलब कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर जो सीट दी गई थी प्रोविंसेस को, तो वो क्या रेशियो था पर पॉपुलेशन। तो भाई ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें तो कोई कंसेप्ट या कुछ ऐसा है नहीं कि जो डिस्कस किया जा सके, बट इसका आंसर है 10 लाख। तो ये हम बस याद रखेंगे, 10 लाख पे और 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोविंसेस से आते थे, आए उसमें सम्मिलित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। भाई तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन में? तो इसमें थे लॉरेंस थे, क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे। तो इसको अगर हम याद रखेंगे LSC से, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर एंड स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो इसका आंसर है विलियम वुड। यही नहीं थे, ये लोग 3 लोग थे। और क्वेश्चन क्या? नॉट। तो विलियम वुड इज अ राइट आंसर। ये कैबिनेट मिशन प्लान के जो कैबिनेट मिशन आई थी उसके मेंबर ये लोग नहीं थे। कौन कौन से मेंबर थे? अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स थे, लॉरेंस थे। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। अब पूछा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर किस एक्ट के थ्रू हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये चीज़ अब हम अगर देखेंगे तो आप लोगों को इसमें ये चीज़ समझ में आएगी। इसमें कैबिनेट मिशन के ही थ्रू, जो फाइनली कैबिनेट मिशन ही जब आए तो उसने ये पूरा प्लान बताया कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, कौन कौन से मेंबर होंगे, कहाँ से कितने मेंबर होंगे, प्रोविंसेस से कितने होंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, नॉमिनेटेड होंगे, क्या होंगे। पूरा सिस्टम जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू ही तय किया गया था। तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन 1946। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946। अब 1946 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइस प्रेसिडेंट पूछ रहा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। वाइस प्रेसिडेंट पूछ रहा है, जवाहरलाल नेहरू थे। अब ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन से क्वेश्चन आने लगे। 1946 तक हम लोग पहुंच गए, 1935 से लेकर 1946। अब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात होने लगी है। मतलब हम देखिए किस तरीके से क्वेश्चन हम लोग ले आए हैं कि 1773 से शुरू किया और 1935 एक्ट तक आए। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब इससे बनी लगी है, किस तरीके से कौन प्रपोजल लेके आया, कैसे मेंबर्स चुने गए और कितने लोग, ये गवर्नमेंट उस टाइम फॉर्म हुई तो वो लोग कौन थे, कौन एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रेसिडेंट था, ये चीज़ें डिस्कस कर लिया हमने। आगे देखते हैं क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द इंटरिम नेशनल, नॉट द मेंबर, फिर से पूछा है, नॉट द मेंबर ऑफ द इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अगस्त 1946। अगर 1946 का जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसके कौन से मेंबर नहीं? तो भाई C राजगोपालचारी जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, S राधाकृष्णन और जगजीवन राम जी थे, S राधाकृष्णन नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ S राधाकृष्णन, C इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वेबल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल। वेबल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। आजकल UPSC में भी ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं। हालांकि ये भी देखिए, ये पुराने पैटर्न अब फिर से आ रहे हैं मार्केट में। तो असर्शन रीजन हम लोग अच्छे से देखेंगे कि इसमें केवल की आसान क्वेश्चन होते हैं कि अगर पता चल गया कि इसमें से कौन सा सही कौन सा गलत, तो वो और चीज़ ईजी हो जाती है। और अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन होगा कि असर्शन जो होगा रीजनिंग उसे एकदम कुछ लॉजिक दे के वो सपोर्ट कर रही हो। तो हम लोग देखते हैं इसमें इसका आंसर क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू द वेबल प्लान क्या नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव वाज टू बी इक्वल। तो ये वेबल प्लान का अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये स्टेटमेंट सही है। वेबल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। भाई ऐसी बात नहीं है, पार्टीशन हमारी बाद में हुई थी और वेबल प्लान पहले आ गया है। तो ये इसमें ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो इस हिसाब से देख लें। तो इसका आंसर अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो आर इज फॉल्स का ऑप्शन देखा।
और ये आंसर सही हो गया। तो इस हिसाब से ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। Who gave the idea of Constituent Assembly firstly for the formation of Constitution for India? भाई ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और याद करने लायक क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिए। Who gave the idea of Constituent Assembly firstly for the, मतलब पहली बार पूछ रहा है कि फर्स्ट टाइम किसने वो किया था। तो इसका आंसर स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, हालांकि इसमें ऑप्शन में कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, ऑल पार्टी कंट्रोल लगेगा, ये तीनों सही लग रहे हैं अपने, लेकिन इसका सही आंसर स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने 1934 में पहली बार ये कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को बताया था कि इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी लिखेगी, बनाएगी। आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब ये देखिए करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स, ये देखते रहेंगे कीवर्ड्स में। रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली वाज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, असेंबली वाज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। तो भाई अगर आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये तो डायरेक्ट इलेक्शन के बेस पे था नहीं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन, और ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी चुका है। तो ऑप्शन 2 तो गलत है। ऑप्शन 2 अगर गलत हो गया तो बच्चे, ऑप्शन 2 गलत हो गया तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब ऑप्शन सी बचता है 3 और 4, बट फिर भी हम लोग देखते हैं ऑप्शन 3 और 4। असेंबली वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी, मल्टी पार्टी बॉडी, ये सही है। असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमिटीज़ के थ्रू वर्क, तो ये भी सही है। असेंबली वाज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, ये गलत है। एडल्ट सफरेज पे नहीं थी, ये लिमिटेड फ्रेंचाइज के बेसिस पे। एडल्ट सफरेज का मतलब कि सबको वोट देने का अधिकार था, नहीं ऐसा नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी प्रोविंसेस, और ये पार्टी नॉमिनेटेड, पार्टी इलेक्टेड थी। बट इलेक्टेड जो पार्ट था वो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स ने मिलकर चुना था उन्हें अब रिप्रेजेंटेटिव, और तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। तो इसका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजिंग, ये सही है। रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, तो अभी मैंने बताया कि डायरेक्ट इलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता तो ये सही होता। नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, वो देखा आपने कि ये मल्टी पार्टी बॉडी थी, अब यहाँ पे नॉट थी, जैसे गलत है। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन के बेस पे थी। इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये मल्टी पार्टी बॉडी थी, मल्टी पार्टी बॉडी थी। इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटी, ये सही है। तो अच्छा, इसके मल्टीपल ऑप्शन सही हैं, तो देखते हैं इसका आंसर कौन सा है सही। तो पहला और डी सही है, तो इसका आंसर हुआ ए एंड डी, क्योंकि बी तो डायरेक्ट इलेक्शन, तो बी भी अगर हम लोग बी पता होता कि बी गलत है तब भी हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट, देखिए इनकरेक्ट पूछा है। अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट वर्क विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमिटीज, लार्ज नंबर इम्पॉर्टेंट एमंग देम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमंग देम ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ये तो भाई सबको पता है, ये बात सही है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज लाइक क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, पारसीज वर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली, ये भी सही है क्योंकि सबको रिप्रेजेंटेशन इक्वल बेसिस पे दी गई थी। इट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग, तो अभी तो हमने डिस्कस किया कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग इनडायरेक्ट इलेक्शन के बेस पे थी, जो कि वो खुद लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेस पे जो मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे वो इंटर्न अपने रिप्रेजेंटेटिव्स उस असेंबली से भेजते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। तो उसने इनकरेक्ट पूछा है क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन हमारा सही हुआ। इट्स इलेक्टोरल प्रोसीजर बेस्ड ऑन 6th शेड्यूल ऑफ द 1935 विच अलाउड फॉर अ रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी बेस्ड ऑन टैक्स। देखिए रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी के बेस पे, और वो किस बेस पे था, टैक्स के बेस पे, प्रॉपर्टी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस पे। तो इसलिए हमेशा हम ये ध्यान रखेंगे कि ये यूनिवर्सल, इसमें देखिए सी और डी में, सी और डी एक दूसरे को ही वो करते हैं। अगर इसमें से एक ऑप्शन अगर हमें पता होता कि ये चीज़ सही है, तो रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी थी तो ये चीज़ सही है, तो ऑप्शन इसका सी सही आंसर हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट, या वर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूछ रहा है। नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट गलत है, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल गलत है, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, इसीलिए तो इसे कहा गया है कि ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, ये ऑप्शन सी इसका सही हुआ आंसर।
इसीलिए इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। तो हमेशा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में रखेंगे, हमेशा ध्यान रखें पार्टी इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड थी, इलेक्टेड थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। और जो कौन उन्हें इलेक्ट किया था, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो वेरियस प्रोविंसेस की हैं उन्होंने किया था। माइनॉरिटीज सेक्शन जितने भी थे एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड थे। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ऐसा नहीं था, हम तब से डिस्कस करें कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब नॉमिनेटेड बाय द मेंबर ऑफ, ऐसा भी नहीं था। इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सही है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे ना, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में जो मेंबर थे, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स थे उनको इलेक्ट किया गया था लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेस पे। अब ये लोग जो चुने हुए लोग थे इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए इनडायरेक्टली, ये रिप्रेजेंट, तो इसे ये इलेक्टेड बाय सेलेक्टेड नॉट। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हुआ सी। अब फिर से देखिए कोई, हाउ आर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड, डायरेक्टली बाय पब्लिक, गलत है। नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस, गलत। नॉमिनेटेड बाय इंडियन रूलर, नहीं। हाउ आर द मेंबर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली, क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज चेंज है और आंसर सेम है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। क्वेश्चन वीडियो भी हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, बट क्वेश्चन हमने काफ़ी कवर किए हैं। तो आप लोग इसे एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, और जो भी अगर आप लोगों को लगता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग हाईलाइट करें, हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमारा कि इस लाइन में, मतलब पढ़ाने की लाइन में, तो पहली बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कोशिश करते रहेंगे कि उसमें सुधार किया जा सके। बाकी हम लोग कल देखते हैं कि किस तरीके से और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कराया जा सके। अभी हम एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ज़्यादा वो फोकस नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए हम माफ़ी भी चाहेंगे, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है। तो टाइम कंस्ट्रेंट में जितने से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके और क्वेश्चन के थ्रू जितनी जल्दी से जल्दी वो डिस्कशन करा के हम लोग कंप्लीट कर सकें, उस पर हमारा फोकस है। तो आप लोग भी हमें सजेशन दें कि किस तरीके से हम लोग वीडियो की क्वालिटी या क्वेश्चन डिस्कस करने की क्वालिटी को बढ़ाया जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और बाकी हम लोग आगे अभी उसमें सुधार करेंगे, और हम लोग जल्दी डेली न्यूज़ एनालिसिस का भी सेक्शन ले आएंगे, जिसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डेली न्यूज़पेपर से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और बाकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उन्हें भी ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग की तरफ से अगर सुझाव मिलेगा कि कहाँ पे सुधार किया जाए, उसकी भी भरसक हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। बाकी तब तक आप लोग ख्याल रखिए और हमें भी इजाज़त दीजिए। हम लोग डेली बेसिस पे 100-150 क्वेश्चन डालते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए।